माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर अमन सहगल, जो हमेशा से आपके लिए चीजों को बनाने के लिए आ जाता हूं खूब आसान, ताकि ना होना पड़े आपको किसी भी चीज को जानकर परेशान। तो स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बायोलॉजी का चैप्टर, यानी बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में अभी रिसेंटली, अगर मैंने इससे पहले कोई वीडियो लेक्चर अगर आपको दिया है तो वो था हमारा द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे हम इंसानों में है चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता, कैसे हम इंसानों में एक चीज एक शरीर के हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचती, कैसे हम इंसानों में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता, कैसे हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता, और कैसे हमारे शरीर से चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती। और इन सभी बातों का जवाब आपको बखूबी इसी टॉपिक के 2 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो शायद उन्हें ये वाली बात याद नहीं होगी। एक बच्चा बोला, भाई कौन सी बात यह है कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। बिल्कुल सही आपने सुना कि भाई प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे चीजों की मूवमेंट होती है, प्लांट्स में हमारे शरीर की तरह क्या कोई पंपिंग ऑर्गन है, प्लांट्स में हमारे शरीर की तरह क्या कोई ब्लड वेसल्स है, प्लांट्स में हमारे शरीर की तरह क्या कोई अच्छा खासा नेटवर्क है जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये बात आप बचपन में भी पढ़ चुके हो कि प्लांट्स की बॉडी इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज ह्यूमन बॉडी। सो हमारे शरीर में जिस तरह से इतना अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक वैसा प्लांट्स की बॉडी में तो होता नहीं है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का आखिरी टॉपिक। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर बायोलॉजी की इस दुनिया में एंटर कर जाए, जिसे बॉटनी कहते हैं, बिल्कुल सही, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of plants is called as botany, and the branch of biology that deals with the study of animals is called as zoology। तो बॉटनी का बहुत प्यारा टॉपिक है। जो लोग प्लांट्स के प्रति रुचि रखते हैं या जो लोगों को प्लांट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने की इच्छा रहती है, उन्हें इस टॉपिक तो क्या बहुत सारे टॉपिक्स में डिटेल में जाने का मौका मिलता है। फिलहाल के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ बेसिक चीजों पे ध्यान रखना है कि प्लांट की बॉडी में किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक बहुत सिंपल बात करूं, अगर मैं किसी भी प्लांट की एक बहुत सिंपल बात करूं, कोई भी एक बड़ा सा पेड़ है, मैं प्लांट की बात करूं या किसी ट्री की बात करूं, तो एक बड़े से बड़े पेड़ की जड़ें, एक बड़े से बड़े पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर काफी गहराई तक जाती हैं। यानी एक बड़े से बड़े पेड़ या किसी भी छोटे से छोटे पौधे को चाहिए क्या? अगर हम बहुत सिंपल बात करें तो 2 चीजों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उन्हें वाटर चाहिए, दूसरा उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बिल्कुल सही आपने सुना, एक उन्हें वाटर चाहिए, दूसरा उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे नीड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। यानी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए एंड मिनरल चाहिए, और वो भी किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उनको 2 मेजर फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की फॉर्म में। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए ही चाहिए। नाइट्रेट आप अच्छी तरह जानते हैं NO3- होता है, और फॉस्फेट भी आप जानते हैं PO4- होता है। तो प्लांट को वाटर तो चाहिए चाहिए, और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल भी चाहिए। यानी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका प्लांट की बॉडी में कंडक्शन होना जरूरी है। ये वो चीजें जिनका प्लांट की बॉडी में कंडक्शन होना जरूरी है, और इसके लिए प्लांट्स के पास होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यूज। प्लांट्स के पास होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यूज। तो जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, इनफैक्ट जो अब मैं कहने जा रहा हूं, उसे आप बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ा वेल नोन फैक्ट है कि जो प्लांट्स है उनको पानी चाहिए,
जो प्लांट्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो प्लांट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऑक्सीजन तो खैर हमें चाहिए क्योंकि हमें प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स को तो मेजॉरिटी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 2 मिनट के लिए अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बातें करूं तो आपको अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स की गैसियस रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बखूबी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैंने वहां पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जिक्र किया था। तो वो प्लांट्स के न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में है। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं प्लांट्स की बॉडी में पाए जाने वाले 2 इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यूज की, जिनका जिक्र आपने आज से पहले भी सुना है 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर जिसका नाम था टिश्यूज, उसमें आपने पढ़ा था, उसमें आपने जाना था that in the plant body there are 2 type of conducting tissues, एक जिसे कहा जाता है जाइलम, एक जिसे कहा जाता है फ्लोएम। बिल्कुल सही आपने सुना। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों या क्लास 10th के बच्चों, जो भी स्टूडेंट इस चीज को जान रहा है, क्योंकि 9th का बच्चा इसे पढ़कर आया है टिश्यूज में और 10th का बच्चा इसे पढ़ रहा है बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में। और ये आप लोग जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो लाइफ प्रोसेस का ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग 9th में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, जाइलम भी एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जिसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, बिल्कुल सही, जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स, बिल्कुल सही आपने सुना, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम फाइबर्स। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं ट्रैकीड्स, और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं वेसल्स। तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स हैं जाइलम के। आइए बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम के पास क्या है? फ्लोएम के पास है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम के पास है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम के पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड उसके पास एक बहुत प्यारा कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स की मदद करने वाला एक बहुत प्यारा कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। एक बच्चा कहता है सर ये जो नाम आप बता रहे हो क्या ये नाम हमें याद होने चाहिए? अरे बच्चों नाम तो क्या, मैं कहता हूं इनका डायग्राम भी अगर आपको याद हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात समझना। जितना ज्ञान मैं आपको यहां आज दूंगा ना उससे कई ज्यादा जानकारी आप अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हो, बट आई विल नॉट टॉक वेरी मच एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे टॉपिक की रेलेवेंस का पता है। 10th क्लास में जितना ज्ञान काफी है मैं उतना ही ज्ञान आप लोगों को दूंगा, उतनी ही बेसिक जानकारी आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको पता क्या होना चाहिए। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट हैं, एक जिसे कहा जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक जिसे कहा जाता है जाइलम फाइबर्स, एक जिसे कहा जाता है ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स की जो ये 4 कंपोनेंट्स हैं ये मदद कर रहे हैं जाइलम की, और फ्लोएम के जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो मदद कर रहे हैं फ्लोएम की। तो सवाल ये आता है सर किस चीज में? सवाल ये आता है सर क्या काम करने में? सवाल ये आता है सर करना क्या इनको? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्लांट की बॉडी में 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और दूसरा जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड फूड दैट गेट्स प्रिपेयर्ड इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में अगर सबसे बड़ा योगदान कोई करता है तो वो करते हैं जाइलम। यानी जाइलम के जो सेल्स है, जाइलम के जो सेल्स है वो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। इसके अंदर आपको जानकारी दे दूं कि मोस्ट ऑफ देम आर डेड बट ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। यानी आउट ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज 4 कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा के ही जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स हैं, बाकी सभी डेड सेल्स होते हैं। हालांकि इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि जाइलम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी पानी को प्लांट की या किसी बड़े से बड़े पेड़ की जड़ों से उसके एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने में अगर कोई सबसे बड़ा योगदान कर रहा है तो वो कर रहा है जाइलम। तो कौन कर रहा है मैंने बता दिया, कैसे कर रहा है ये मैंने नहीं बताया। तो चलिए अब आपको ये बताता हूं कि जाइलम एग्जैक्टली ये काम कर कैसे रहा है। तो जाइलम के द्वारा ये काम कैसे हो रहा है उसको समझाने के लिए, जाइलम के द्वारा ये काम कैसे हो रहा है उसको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और तब जाके आपको बात समझ आएगी। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लांट का एक स्ट्रक्चर है या ट्री का स्ट्रक्चर है जिसकी जड़ें हैं यहाँ पे। तो लेट मी टेल यू
the cells which are present in the roots of any tissue in any tree or any plant, the cells which are present in the roots of any plant are in a continuous कॉलम, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। जो सबसे नीचे जो रूट हेयर्स है उनमें जो सेल्स है वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है पानी की, यानी द मूवमेंट ऑफ द वाटर takes place from the region of high concentration to the region of low concentration, यानी जड़ों के आसपास जब मिट्टी में दबा हुआ पानी पाया जाता है ज्यादा और जड़ों के अंदर पाए जाने वाले सेल्स में पानी की मात्रा होती है कम, तो जब इस मात्रा में होता है दम, यानी डिफरेंस आप अच्छी तरह जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ कर आए हो पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स in the root hairs and the cells inside the plant body, the water molecules keep on shifting, यानी जो प्लांट की बॉडी में पानी की बूंदें हैं वो ऊपर जाती रहती हैं। एक बच्चा बोला अगर पानी की बूंदें ऊपर जाती रहेंगी by the process called as diffusion, बिल्कुल सही आपने सुना, by the process called as diffusion, and हम इसको बोल सकते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन होती है, और डिफ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एक बच्चा बोला भाई जब प्लांट की बॉडी में डिफरेंस इन कंसंट्रेशन के कारण नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से तक पानी पहुंच जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्लांट की बॉडी में प्रतिदिन 10 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर, प्रतिदिन 10 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर प्रति मिनट पानी की हाइट पानी ट्रैवल करता है, पानी की हाइट ट्रैवल की जाती है, यानी पानी के द्वारा जो हाइट ट्रैवल की जाती है, जिस हाइट तक पानी जा सकता है वो प्रति मिनट 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, जो कि वैरी करती है। एक अपनी पूरी जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा पेड़ या कोई छोटे से छोटा पौधा अपने एक्चुअल वजन के 3 गुना पानी तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी सारा उसके अंदर भर जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जड़ों के आसपास पानी की मात्रा होती है ज्यादा, सुनो ध्यान से, जब जड़ों के आसपास पानी की मात्रा होती है ज्यादा तो मूवमेंट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम when every cell has water, हर एक सेल के पास वाटर होता है, लेकिन जब सबसे ऊपर का सेल अपने इस पानी को हवा में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन गवा देता है, जब ऊपर का सेल अपने इस पानी को हवा में बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन गवा देता है, ऑब्वियसली बात है कि प्लांट के एरियल पार्ट में इवेपोरेशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कि जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं। और जब ये इवेपोरेशन होता है, सुनना ध्यान से, जब ये इवेपोरेशन होता है तो यहां पे पानी की कमी हो जाती है, उस कमी की पूर्ति करने के लिए नीचे के सेल्स का पानी फिर खिसक जाता है। एक बच्चा कहता है सर जो आप ये बता रहे हो इसका रेलेवेंस क्या है? अरे आपको क्वेश्चन आता है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस थ्रू अ प्लांट बॉडी and what is the reason for the upward movement of the water in the plant body? तो सुनो, क्वेश्चन है how does the movement of the water takes place in the plant body and what is the reason, प्लांट की बॉडी में वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है और ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका कारण क्या है भाई? ऊपर क्या कोई मोटर लगी है क्या? कोई धक्का दे रहा है क्या? कोई नहीं। तो लिसन टू माय आंसर, the movement of the water molecules in the plant body takes place through a specialized conducting tissues called as xylem. The xylem are the specialized conducting structures which have majority 4 components: the xylem parenchyma, the xylem fibers, the tracheids and vessels. All 4 of them have different roles in the conduction of water and minerals across the plant body, in which xylem parenchyma are the only living cells, whereas all other cells are dead cells and completely they work in full coordination with each other. However, it has been seen that the cells which are present in the lowermost part of the roots of any given plant body, that is the cells which are present in the root hairs, बिल्कुल सही, मैंने तो यहाँ डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम पे फोकस करो। The cells which are present in the root hairs are surrounded by the water molecules present beneath the soil. The water molecules
which are present beneath the soils are able to seep in, are able to enter into the cells due to the difference in the concentration. This movement of the water molecules that take place from the region of high concentration to the region of low concentration is called as diffusion, because it takes place through a membrane. That is why it is also called as osmosis. And this is how each cell keeps on getting the water, and the water continues to reach up to the height of that particular plant, and this phenomena is also called as ascent of sap. सैप का मतलब होता है लिक्विड कंपोनेंट, एसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उठ के जाना। तो आप ध्यान से देखो, प्लांट की बॉडी में नीचे से ऊपर तक उठ के कौन जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने यहां पे क्या कह दिया? सैप कह दिया, और इसी मूवमेंट को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। मैंने बताया क्या हो रहा है, अब बताता हूं क्यों हो रहा है। दिस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अ सक्शन प्रेशर व्हिच इज क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जब किसी भी प्लांट बॉडी के हवा में पाए जाने वाले हिस्से, जैसे कि पत्तियां, जैसे कि टहनियां, उनमें से पानी का लॉस होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है, तो दैट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर, एंड दैट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, is called as transpiration. So क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, that transpiration plays a very very important role in the upward movement of water molecules in the plant body through the xylem cells, through the xylem tissue. I hope आपको इतनी बात समझ आई। तो जो मैंने बताया ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, जो मैंने समझाया ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। तो एक चीज तो आपको समझ आ गई कि प्लांट की बॉडी में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जाइलम सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जाइलम टिश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की बॉडी में कंडक्शन करने के लिए। एक बच्चा कहता है ठीक है, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं, क्योंकि प्लांट की बॉडी में सिर्फ वाटर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट की बॉडी में वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट भी इंपॉर्टेंट है। रादर जो न्यूट्रिशन प्लांट की बॉडी के अंदर बन रहा है उसे अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना भी जरूरी है, और इसमें अगर किसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है तो वो रहता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, इनफैक्ट मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो बहुत लिमिटेड जानकारी है, क्योंकि हमें 10th क्लास में उतनी लिमिटेड जानकारी ही जाननी है। तो फ्लोएम cells or flowing tissues are the specialized tissues which play a very important role in the conduction of the food and minerals which gets prepared inside the plant body by the process of photosynthesis। आपने सही सुना, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खाना प्लांट की बॉडी में है बनता, उसे प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का अगर कोई करता है काम, तो उन टिश्यूज का जो है नाम वो है फ्लोएम। Flowing again has 4 type of tissues component: flowing fibers, flowing parenchyma, sieve tubes and companion cells। ये चारों के चारों सेल्स सुनिएगा ध्यान से, ये चारों के चारों सेल्स, ऑब्वियसली बात है मैंने बोर्ड पे लिखा था, मेरे मूव करने से ये चीजें मिट गई हैं, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं। तो फ्लोइंग के 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक जिसे कहा जाता है फ्लोइंग फाइबर्स, एक जिसे कहा जाता है फ्लोइंग पैरेंकाइमा, और तीसरा जिसे कहा जाता है सीव ट्यूब्स, और चौथा जिसे कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। दीज 4 प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स की मदद करते हैं और अलग अलग दिशाओं में प्लांट की बॉडी में फूड और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जो मिनरल्स प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो जनरली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की फॉर्म में होते हैं। कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, वो बहुत डिटेल है। क्या हो रहा है सिर्फ ये जानना है, लेकिन जो हो रहा है उसका नाम क्या है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि वाटर के मूवमेंट को ट्रांसपिरेशन पुल करवाता है। वाटर के मूवमेंट के पीछे अगर कोई कारण है तो वो ट्रांसपिरेशन पुल है, और उसके इस फिनोमिना को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। क्या कहा जाता है? एसेंट ऑफ सैप। ठीक उसी प्रकार जो ये फूड का मूवमेंट होगा किसी भी प्लांट की बॉडी में, उसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। सही सुना आपने, ट्रांसलोकेशन इज अ नेम दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड
and nutrients and minerals that take place in the plant body. यानी प्लांट की बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट की बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, एक जाइलम के थ्रू, एक फ्लोएम के थ्रू। हाँ, बस इतना ही जानना है। यानी लाइफ प्रोसेस के अंदर अगर पढ़े जाने वाला कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा था, या ये कह लीजिए कि एक मामूली सा छोटा सा टॉपिक बचा था, तो वो था ट्रांसपोर्टेशन। ये टॉपिक आपको जो मैंने अभी बताया है, हो सकता है कि आपके मन में इच्छा जाग रही हो कि यार सर, जिस तरीके से आप हर वीडियो में एक्स्ट्रा जानकारी देने से पीछे नहीं हटते, तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो बातें हो रही है उसको बताने में आप कैसे पीछे हट सकते हो। तो मैंने कब कहा भैया, चलिए आप नजर डालो, चलिए आप जरा एक बार अपने ध्यान को लगाओ और देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर क्लिप। Plants absorb water from the soil through their roots. Thereafter, the water needs to be transported upwards to the other parts of the plant as well. This upward movement of water is called the ascent of sap. The sap contains dissolved minerals in water. Scientists have proposed various theories to explain the mechanism of the ascent of sap from roots to leaves. The root pressure theory explains the root pressure with which the water is pushed up by the xylem of the roots. Although the root pressure does exist and facilitates the flow of water till a short distance, it cannot support the ascent of sap in trees. The most accepted theory that explains ascent of sap in all types of plants is transpiration pull theory. The leaves lose water and indirectly generate a pulling force or tension for the water in the mesophyll cells of the leaves. This force is called the transpiration pull. Eventually, due to transpiration pull, the amount of water lost by plants during transpiration is replenished by an equal amount of water that is absorbed by the roots and transported up to the stem. Along with water, minerals are also transported in the sap. The process begins in leaves, which are the site of transpiration. The concentration of water vapor in the atmosphere is lower than that in the intercellular spaces of the leaf. Due to this difference, through the stomata, the water vapor diffuses from the intercellular spaces to the outside air. This process is known as transpiration. However, within the leaf blade, the water from the moist walls of the mesophyll cells enters the intercellular spaces. As the transpiration of water continues, the water vapor diffuses outside from the intercellular space through the stomata. Consequently, the mesophyll cells which surround the intercellular space generate the void for water around them and thus increase the tension in these cells. The resulting tension in the mesophyll cells draws water from the xylem of the nearest vein into the intercellular space surrounding them. The removal of water from the veins in turn establishes tension on the entire water column within the xylem, so that water is drawn upwards all the way from the roots to the leaf. Water is pulled upwards through the xylem because of the cohesion of the water molecules. Cohesion is the tendency of the water molecules to stick to one another by hydrogen bonding. Within the xylem, the integrity of the water column is also maintained by the adhesion of water to the xylem walls. Xylem vessels make a column of the narrow tubes. These tubes have greater tension, thus the water column can withstand them without breaking.
At each step of the ascent of sap, the water moves passively, requiring no expenditure of energy on the part of the plant. In order for a tree to carry out photosynthesis and maintain its overall health, water and nutrients need to move throughout the entire tree, even against gravity. How does a plant manage this without an organ like a heart that pumps fluids? As we will see, water is pulled from the roots to the leaves through a process called transpiration. In addition, water potential drives the movement of water from one area of the plant to another using osmosis, gravity, and the surface tension of water. Transpiration begins in the leaves. The arrangement of cells and structures in the leaf facilitate the movement of gases and water into and out of the leaf. A leaf contains several layers of specialized cells. The upper epidermis is one cell layer thick and provides a protective covering. Below that layer is mesophyll tissue. Cells in the palisade mesophyll layer are sites for photosynthesis and secretion, as well as storage of food and water. The spongy mesophyll layer contains a looser arrangement of cells, where spaces between cells aid in gas exchange and the passage of water vapor from the leaves. Throughout the lower epidermal tissue are stomata, which are microscopic openings flanked by guard cells. Gases pass into and out of the leaf through these openings, as well as water vapor evaporating from the leaf, a process known as transpiration. The spongy mesophyll layer contains arrangements of vascular tissue, consisting of xylem and phloem that are specialized for the transport of water and nutrients throughout the plant. The vascular tissue extends from the leaves, through the stem, to the roots. Water is transported in xylem from the roots, where the water potential is higher, up to the leaves where the water potential is lower. The arrangement of the tissues, the functions of the cells, and water potential determine the direction in which water will move through a plant. Water passes out of the leaf as water vapor through the stomata. The water vapor lost from the leaves is replaced with water that enters through the roots and is brought up through the stem in xylem. Xylem is composed of vessels, which are continuous tubes formed from dead, hollow, cylindrical cells arranged end to end, and tracheids, which are dead cells that taper as the ends overlap. This arrangement and the polar nature of water molecules allow water to pass in an unbroken stream through the xylem, from the roots, up through the shoot, and into the leaves. Adhesion is the attraction of water molecules to a surface, such as the wall of the xylem. Cohesion is hydrogen bonding between water molecules. Together, adhesion and cohesion allow water to move through the xylem in a continuous stream, from the roots up through the stem to replace water lost from the leaves through the stomata. Water enters the plant through the epidermal cells of the roots and travels into the xylem. Water potential in the cells of the roots increases when symporter pumps in the plasma membrane allow protons to pass into the cell, traveling down their concentration gradient. These pumps couple the transport of protons with the transport of minerals and other solutes into the cell. Water follows into the cell, driven by osmosis. The presence of aquaporin channels in the membrane enhances osmosis, allowing bulk flow of water from the soil into the roots. The other main vascular tissue is phloem. Phloem transports carbohydrates and amino acids that are produced in the leaves to cells in the roots and stems where they are used and stored. Conduction in phloem is carried out through two kinds of elongated cells, sieve cells and sieve tube members. Most angiosperms contain sieve tube members. Both types of cells have clusters of pores known as sieve areas that are abundant on the overlapping ends of cells. These structures aid in the movement of carbohydrates, like sucrose, that are manufactured in the leaves and carried in the phloem throughout the plant, a process called translocation. Turgor pressure increases in the sieve tube members as sucrose from surrounding cells is brought into phloem through active transport.
Water then enters phloem from xylem by osmosis, which drives the transport of carbohydrates in the phloem. Water movement in vessels is one way, while transport in sieve tube members can go in both directions. Water potential is an important driver in both xylem and phloem transport, but only phloem transport utilizes both active and passive transport. Our heart pumps blood throughout our bodies to provide nutrients and water to our cells. Vascular plants can accomplish this same feat without a heart, using transpiration, water potential, and translocation to move water, nutrients, and minerals to all cells of the plant. तो आई होप माय डियर क्लास 10th के स्टूडेंट्स की आपको इस क्लिपिंग को देखकर एटलीस्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे प्लांट की बॉडी में वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन जमीन के नीचे से लेके हवा की ऊंचाइयों तक आसानी से हो जाता है, कैसे पानी की हर बूंद का ट्रांसपोर्टेशन जड़ों से लेके हवा के अंदर पाए जाने वाली टहनियां और पत्तों तक हो जाता है। दिस इज हाउ xylem and phloem plays a very important role in the transportation of water and minerals and nutrients through a plant body. Transportation के ऊपर अक्सर एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर अलग अलग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनका जिक्र मैं एक बार कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू अ प्लांट बॉडी। अच्छे से आप जानते हैं कि जब भी वाटर एंड मिनरल्स का जिक्र होगा तो आप जाइलम के बारे में तो जरूर बताएंगे, लेकिन साथ ही फ्लोएम के बारे में बताने में मत हेजिटेट करिएगा। जाइलम भी बताओ, फ्लोएम भी बताओ। हाउ डज इट इज हैपनिंग, ये बताने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज द रीजन responsible for the upward movement of the water inside the plant body. So the main reason that is responsible for the upward movement of water inside the plant body is the movement of water molecules from the region of high concentration to the region of low concentration through the cells which are deeply embedded inside the soil, and they take up the water particles present inside the soil, and these water particles travel from one cell to other cell by the process of diffusion, and it may be called as osmosis by the process of diffusion, and it continues to rise up till the upper part of the plant body, and this rising up of the water is called as ascent of sap। बिल्कुल सही आपने सुना। Because this rising up of water is taking place, there comes a point that the upper part of the plant body is already filled with water। जब ऊपर का हिस्सा पहले से ही पानी से भरा होगा तो नीचे से और पानी कहां से आएगा। So in order to create a negative pressure, in order to create a difference, the aerial parts of the plant body lose the water molecules by the process of evaporation, and this is called as transpiration, and this transpiration creates a pull called as transpiration pull, जिसके कारण प्लांट की बॉडी में आसानी से पार्टिकल्स की मूवमेंट, वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट डाउनवर्ड हिस्से से अपवर्ड हिस्से तक आसानी से हो सकती है। तो आई होप आपको समझ आया कि प्लांट की बॉडी में ये सब कैसे हो रहा है। और फ्लोएम आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्लोएम के पास 4 कंपोनेंट है। फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, उसमें सीव ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल्स है, जिसमें सभी के सभी कंपोनेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म हमें 10th क्लास में नहीं जानना है, लेकिन इतना जानना है कि दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स in the form of nitrates and phosphates across the plant body from the areas where the food has been cooked to the areas where it is required to carry out various metabolic activities, and this is called as translocation। बिल्कुल सही। जब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन पे सवाल आएगा ये 2 चीजें आपको मेंशन करनी है। सो आई होप माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों कि जितना मैंने आपको इस वीडियो में ज्ञान दिया है उससे आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से जो मैंने बताया है उसे आप बुक खोल के एक बार रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको कितना अच्छे से ज्ञान दिया है। सो दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा लाइफ प्रोसेस के अगले टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है
द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिल्कुल सही आपने सुना, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लीजिए या द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन कह लीजिए, जिसको पढ़ते ही, जिसको जानते ही, जिसको समझते ही लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए दिल से आपके लिए आभार और अभिनंदन, शुक्रिया।